हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आपका 11th क्लास का आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक आपको बता दूं कि फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने करी है 11th क्लास में आपका वो सब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। और अब जो मेन टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट यूनिट से, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो आगे तक यूज होंगे, वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है और आगे आने वाली यूनिट्स में भी इनका यूज़ होता है। डायमेंशनल एनालिसिस और एरर्स, ये आपके पास दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के। ठीक है, तो अभी तक का सब बस आपका फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब मेन टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स के बारे में जाना था। फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास वे यूनिट्स थी जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोला था और उनकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स। फिर आपको बोला था कि डिराइव यूनिट्स किनको बोला है या डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोला है। फंडामेंटल से मिलकर जो क्वांटिटीज बनी है आपको उनको डिराइव बोला गया था, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास सिर्फ 7 थी। 7 की बात लास्ट क्लास में हो चुकी है। वो थी आपके पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। तो अभी उन्हीं टॉपिक के बाद अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले बात करते हैं कि इसमें डायमेंशन का क्या मतलब है। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, आप किसी भी डिराइव यूनिट को उसकी फंडामेंटल यूनिट की टर्म में लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखते हैं एरिया को आप फंडामेंट, एरिया डिराइव यूनिट है, उन 7 में नहीं आती तो ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको आप लिखते हैं कि ये लेंथ इंटू लेंथ, दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी लिखते हैं ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, एल स्क्वायर। क्या लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी? हाँ, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उन 7 में थी। तो आप एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखते हैं। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो ऑर्डर होता है वो इसकी डायमेंशन बोली जाती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो ऑर्डर होगा उसको इसकी डायमेंशन बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा आएगा, एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ में 2 डायमेंशन होती है, लेंथ में 2 डायमेंशन रखती है। ठीक है, तो एरिया 2 डायमेंशन बॉडीज के पास होता है, 1 डायमेंशन बॉडीज के पास नहीं होता। जैसे सर्कल के पास होता है, स्क्वायर के पास होता है, रेक्टेंगल के पास, ट्रायंगल के पास, ये सब 2 डायमेंशन बॉडीज है। ठीक है, तो एरिया लेंथ में 2 डायमेंशन रखती है। इस लेंथ जो कि बेस क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उसका जो ऑर्डर है उसको एरिया की डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे, सॉरी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से आपको वॉल्यूम बोलता तो वॉल्यूम आपके पास 3 लेंथ की मल्टीप्लिकेशन होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप बोलते हैं कि जो वॉल्यूम होती है लेंथ में 3 डायमेंशन रखती है। ठीक है, 3 डायमेंशन बॉडीज के पास आपके पास वॉल्यूम होती है। जैसे क्यूब हो गया आपके पास, स्फीयर हो गया, इस टाइप में। ओके, और भी अगर बात करें, जैसे कि आपके पास बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी ये फंडामेंटल की टर्म में नहीं आई, फंडामेंटल की टर्म में लेके आते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो आप बोलते हैं। एक टाइम पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बना आपके पास LT-2। ठीक है, लेंथ इंटू टाइम की पावर -2, है ना, ऐसा ही तो बना। तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे जो एक्सेलरेशन है वो, इनकी पावर देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की, लेंथ की तो 1 डायमेंशन पे डिपेंड करती है और टाइम की -2 डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो डायमेंशन में है, डायमेंशन क्या है, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी को उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने ऑर्डर में लिखा जा सकता है, उस ऑर्डर को उसकी डायमेंशन बोलेंगे। ठीक है, लेंथ में कितनी डायमेंशन है, टाइम में कितनी डायमेंशन है, इस तरीके से डायमेंशन हो गया आपके पास। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नहीं है, मतलब इसी में चल रहा है आपके पास, सब डायमेंशनल एनालिसिस है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने सीख रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला आगे तक फिजिक्स में कहीं तक चले जाइए आपके आते ही रहेंगे। ठीक है, और इसी के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले टॉपिक ही नहीं पे डिपेंड कर रहे हैं आपके पास इस पूरे डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक में। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोलते हैं,
अभी जैसे एरिया को मैंने लेंथ और टाइम, लेंथ की टर्म में लिख दिया था, एक्सेलरेशन को लेंथ टाइम की टर्म में लिख दिया था। तो जब आपको किसी ड्राइव यूनिट को उसकी फंडामेंटल यूनिट की टर्म में लिख देते हैं, ठीक है, किसी भी ड्राइव यूनिट को उसकी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में आप अगर लिख दें तो उसको बोलेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपके पास मैकेनिक्स के अंदर तो जनरली आपके पास मास, लेंथ और टाइम को ही एमकेएस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट बोला था। तो मैकेनिक्स के अंदर बोल सकते हैं आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम की टर्म में अगर आप शो कर देते हैं तो वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। पर अगर पूरी फिजिक्स की बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से किसी की भी टर्म में अगर आप शो कर देते हो एग्जैक्टली जैसे जैसा फॉर्मूला बोल रहा है वैसे, तो आपके पास वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कुछ स्टार्ट कर रहे हैं कुछ टर्म से। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूं लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो लेंथ तो इटसेल्फ एक फंडामेंटल यूनिट है, तो लेंथ और किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो और किसी फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं करती। लेंथ में ना तो मास आता है, लेंथ में लेंथ तो आती है, लेंथ में टाइम भी नहीं आता है। ठीक है, तो मास की किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम की किसी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता है। मैं अभी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए एम, एल और टी लिया बस मैंने, और जो बाकी की 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बच गई उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। ठीक है, तो लेंथ को ऐसा लिखा जा सकता है, लेंथ इजिकल टू, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इन डायमेंशंस को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं हरदम, इसको ऐसा ना लिख के आप खाली एल भी लिख सकते थे स्क्वायर ब्रैकेट में, दोनों ही आपके पास ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ बोर्ड पे वहां तक दिख रहा है या नहीं। ठीक है, खाली एल भी आप इसको लिख सकते थे, ये भी आपके पास सही रहेगा। ठीक है, पर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए ऐसे लिखने का, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरे पे चलते हैं, और आसान सा एक और ले लेते हैं जैसे कि मास, फिर तीसरा ले लेते हैं हम टाइम। ये तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल थी, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो इसमें और कुछ आ ही नहीं गई नहीं आपके पास। तो मास में सिर्फ मास ही आएगा आपके पास, मास में एक एम आ गया, ना लेंथ आती है ना इसमें टाइम आता है, तो इसको आप खाली एम लगा के भी लिख के दिखा सकते थे। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो ना ये मास पे डिपेंड करती है ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करती है। मतलब कि इसको अगर टाइम को निकालना है तो मास, लेंथ अगर आपको पता है तो पता हो चाहे ना पता हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास। तो ये आपके पास टाइम की फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टाइम का। नंबर 4 आपके पास बात करते हैं, सपोज करो एरिया की बात करते हैं, एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला बताइए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये भी एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ भी एक तरीके की आपके पास लेंथ ही होती है। मेजर तो मीटर वगैरह में ही करते हो ना, तो है तो एक तरीके की लेंथ ही। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इस लेंथ की डायमेंशन अभी ऊपर करके आए थे एल के बराबर होती है, इस ब्रेड्थ की डायमेंशन भी कैसे किसके बराबर होती है, एल के बराबर। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया आपके पास, एल स्क्वायर। तो ये तो सभी को पता है। अच्छा देखिए, अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। मीटर क्या होती है, लेंथ, मतलब कि लेंथ का स्क्वायर। डायरेक्ट आ गए ना यहाँ से। आगे चले, एरिया के बाद आप बात करते हैं जैसे कि वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपके पास एल इंटू एल आ जाएगा, तो ये आपके पास एल क्यूब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ठीक है, एल क्यूब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलें आपके पास इसी में, और आगे चलते हैं नंबर 6 जो आपके पास है बात करते हैं जैसे कि डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी टर्म आपके पास, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट कर चुके हैं हम, एम के बराबर होती है। वॉल्यूम की यूनिट कर चुके हैं, एल क्यूब के बराबर होती है। इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये आपके पास एम, एल की पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एम एल माइनस 3 T0 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो एम एल माइनस 3 T0 ये आपके पास डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं आपके पास नंबर 7। और क्या इंट्रोड्यूस करें, डेंसिटी होगी। इसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा देखिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के फॉर्मूले तो आप पहले से ही पढ़ के आए हैं, तो अभी बस उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपके पास आगे आने वाले चैप्टर्स में इंक्लूडेड होंगे,
तो वो फॉर्मूले आप वहाँ पर सीखते चले जाएंगे, तो आप डायमेंशन लिखना भी सीखते चले जाएंगे। तो अभी बस सिर्फ उन फॉर्मूलों को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा जो आपके पास आप अभी तक पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, या थोड़े बहुत 11th क्लास में कोई एक आध फॉर्मूला आया है तो वो, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिलेशन में कितनी किसी सब्सटेंस की डेंसिटी है उसको बोलते हैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी डायमेंशन निकाले तो ऊपर भी डेंसिटी लिखा है, नीचे भी डेंसिटी लिखा है। ऊपर डेंसिटी की यूनिट अभी भी निकाल चुके हैं, डेंसिटी की यूनिट होती है ml-3, और नीचे भी डेंसिटी ही लिखी है जो कि होती है ml-3। ये आपके पास कैंसिल होएगा तो क्या कुछ बचेगा? अच्छा देखिए, काट के नहीं दिखाना आपको, कभी ऐसा कर दो मास से मास कट गया, एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, ऐसा नहीं, कट करके दिखाना नहीं है। दिमाग में सोच लो कि हाँ ये कट हो जाएंगे, ठीक है। दिमाग में सोच लो कि एम से एम कट गया, एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, तो आपके पास यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा नहीं। तो ये आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई आपसे पूछे किसी डायमेंशन लेस वेरिएबल का एग्जांपल दीजिए, क्वांटिटी का एग्जांपल दीजिए, तो आप रिलेटिव डेंसिटी का दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। रिलेटिव डेंसिटी वाटर की अलग है, ठीक है, आपके पास एल्यूमिनियम की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, शहद की अलग होगी, सब चीज़ों की अलग अलग है। तो वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है आपके पास, पर ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आपको एक ऐसा वेरिएबल पूछ ले जो डायमेंशन लेस है, तो कौन आ गया? रिलेटिव डेंसिटी। और भी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, अभी उस पर नहीं जा रहे, वो फॉर्मूले आपने नहीं पढ़े हुए। नंबर 8 पे अगर हम चले तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम जैसे बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो भी एक तरीके की लेंथ ही होती है। तो चलते हैं स्पीड पर। स्पीड या वेलोसिटी, डायरेक्शन का ही फर्क होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो एक ही बात है, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी, या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल लो वेलोसिटी के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन ही तो होती है, तो वो एक तरीके की लेंथ होती है। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं ना, तो डिस्टेंस की यूनिट आपके पास एल हो गई, नीचे आपके पास टाइम है उसकी यूनिट होगी टी। तो इसको करेंगे तो आपके पास ये बना LT-1, इस टी को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपको वेलोसिटी या स्पीड की डायरेक्ट यूनिट याद है, मीटर पर सेकंड होती है। मीटर लेंथ की यूनिट है, पर सेकंड नीचे टाइम लिखा है, तो उसको ऊपर लाएंगे तो T-1, तो वहीं से डायरेक्ट बन जाती है LT-1, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं। ये आपके पास 8th नंबर हो गया। नंबर 9 पे चले, स्पीड या वेलोसिटी आ गया। इसके बाद बात करते हैं एसेलरेशन की। एसेलरेशन होता है आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। एसेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अभी भी निकाली है, ये फॉर्मूला लगा के दोबारा भी निकाल सकते हैं, LT-1 ही आने वाली है। नीचे आपके पास एक टाइम है, इस प्लस टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो टी की पावर -1 बनेगा, तो आपके पास ओवरऑल क्या आएगा? LT-2। एक T-1 ये, एक T-1 ये, तो टी की पावर -2 हो गया। अगर आपको एक्सेलरेशन की यूनिट याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर लेंथ की होगी सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक बार देखता हूँ वीडियो में यहाँ तक का दिख रहा है या नहीं। ऑनलाइन, ठीक। हाँ, इसके अलावा और बात करते हैं जैसे कि फोर्स की। फोर्स ये इम्पोर्टेंट लगा लो, इम्पोर्टेंट इन द टर्म की आपको इसको याद रखना है। फोर्स की भी याद रख ले, बार बार में निकालने में नहीं जाएंगे, क्योंकि फोर्स का बहुत जगह पे यूज होएगा डायमेंशंस निकालने में। जैसे इधर वेलोसिटी का यूज हो गया था ना, तो इस तरीके से फोर्स का बहुत जगह पे यूज होने वाला है, तो उसकी याद ही रख लेंगे हम, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन का भी निकाल के आए हैं LT-2 यहाँ पर। तो फोर्स की बनेगी आपके पास, सबको एक ब्रैकेट में लिखे तो MLT-2। याद रखेंगे फोर्स की क्या होती है? MLT-2, ठीक है। ये आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। सारे को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलने। मैं इसको रब कर रहा हूँ। फोर्स हो गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 11। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ये भी आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कांस्टेंट होता था और ये बराबर होता था आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम में जाने पर स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आया, ये क्या होता था उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको निकालेंगे आप, ऊपर भी स्पीड लिखी है नीचे भी स्पीड लिखी है, स्पीड की क्या होती थी मीटर पर सेकंड, मतलब LT-1 LT-1 सब कैंसिल हो गया, एक जैसा है। तो ये भी क्या है आपके पास डायमेंशनलेस, ये भी क्या है आपके पास डायमेंशनलेस। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है किसी मीडियम के लिए। ठीक है, तो एक कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस है, एक वेरिएबल जो कि आपके पास डायमेंशनलेस है। इस तरीके से एग्जांपल पूछ सकते हैं बीच बीच में। तो ये हो गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर 13 पे बात करते हैं, नंबर 12 पे बात करते हैं आपके पास फोर्स हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, 9th क्लास में करके आए हैं। फोर्स की यूनिट होती है आपके पास MLT-2, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है, तो ये आ गया आपके पास ML²T-2, ये आपके पास वर्क की यूनिट्स आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई एनर्जी की यूनिट पूछ ले तो देखिए भाई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही तो एनर्जी बोलते हैं। किसी चीज़ की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो, उसकी कैपेसिटी ऑफ वर्क करने की कैपेसिटी कैलकुलेट करके। तो ना जो वर्क है या एनर्जी है, दोनों की आपके पास डायमेंशन सेम आएगी यही। ठीक है, अगर आपको याद हो वर्क को भी जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं, तो आपके पास इनकी डायमेंशन भी सेम ही रहेगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एनर्जी में निकाल के देख लो। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आप सभी पढ़े हैं, हाफ mv² होता है। हाफ एक नंबर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। प्योर नंबर कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है और इनका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस ये क्वांटिटी होती है, जैसे 1 2 3 4 गिनती। ठीक है, तो आगे तो 1/2 को छोड़ देंगे। मास की यूनिट कैपिटल M। वेलोसिटी की क्या होती है LT-1, ध्यान देना इधर, वेलोसिटी की होगी LT-1 और इसका स्केयर भी है, तो ये स्केयर भी लगेगा इधर। फिर स्केयर को अंदर लेके आएंगे तो देखिए M एज इट इज, L का स्केयर यहाँ लिखा, T-1 और इसका स्केयर करेंगे तो T-2। ठीक है, तो अगर स्केयर वगैरह रूट वगैरह कुछ भी हो तो वो साथ लगेगा आपके पास। अच्छा, ये यूनिट और ये यूनिट चेक कीजिए, एक जैसी है, हाँ एक जैसी है। ये एनर्जी थी, ये भी एनर्जी थी। तो जितनी भी तरीके की एनर्जीज आएंगी आपके पास, सबकी आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सेम ही बनने वाला है। आपको होमवर्क में पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो इसको देखना, चेक करना इसी के बराबर आएगा कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में हाइट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखना क्या यही आ रहा है या नहीं। G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये आपके पास 12 था, ये 13 है, ये 14 आपको करना है। चलते हैं 15 पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि वर्क अपॉन टाइम। तो ये भी आपको ही निकालना है, इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, कर लेना। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका निकाल के देख लेना, आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ऐसे ना आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, 1 2 और करा देता हूँ मैं इनमें से, बाकी आपके पास बुक में पूरी टेबल मिलेगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। एक और एग्जांपल आपके पास नंबर 16 है, आपको निकालनी है यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल G से डिनोट करते थे, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मतलब कि ये निकालना थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जैसे कैसे, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका इंट्रोडक्शन हुआ क्या था। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, हमने भी किया है 11th क्लास में भी एक बार फिर से, और ये आपका 9th क्लास में भी आया था। तो न्यूटन लॉ क्या बोलता है, 2 मासेज रखे हैं तो उनके बीच का फोर्स G m1 m2 बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। आपको G की यूनिट चाहिए तो G को एक तरफ ले लो, बाकी को एक दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ से आ जाएगा G Fr² डिवाइडेड बाई m1 m2, ये आ गया।
ठीक है, अब डायमेंशन लिखनी स्टार्ट करिए। फोर्स की आपको बोला था याद रखनी है, फोर्स की होती है आपके पास mlt-2, फोर्स की लिख दी। आर डिस्टेंस होता था दोनों मासेस के बीच में, डिस्टेंस की आपके पास यूनिट होती है लेंथ, और इसका स्केयर भी है, ऊपर स्केयर लगा दिया। नीचे ये भी मास है, ये भी मास है, तो दोनों की जो डायमेंशन होगी वो तो मास वाली ही रहेगी, दैट इज कैपिटल M। अच्छा, ये कैपिटल में ही लिखने हैं और स्केयर ब्रैकेट में ही लिखने हैं। अब इनको एक में करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये M कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करके नहीं दिखा ना, दिमाग में कर लो, कैंसिल हो गया, बचा नीचे एक M, इसको ऊपर ले जाएंगे तो M की पावर -1 हो जाएगी। एक L ये और L का स्केयर ये, L का स्केयर ये, एक L ये, बेस सेम तो पावर ऐड, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो पावर ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगी, और बचा आपके पास t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे चलते हैं, ये होमवर्क वाले उतार लेना अपना। ये था 16वां। नंबर 17 है आपके पास, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट निकालनी है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ध्यान देना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। तो आपसे पूछ ले एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन है, तो कौन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करें, तो आपको जब इलेक्ट्रिक फोर्स कराया था तो मैंने कूलॉम्स लॉ कराया था, वहाँ पे आपको बताया था कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, ये बराबर होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस एप्सिलॉन नोट बताया था इसको, इस एप्सिलॉन नोट की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नोट की निकालनी है तो फोर्स का आपको पता है, आपको इस आर का डिस्टेंस का पता है, पर चार्ज की यूनिट नहीं पता आपको, अभी चार्ज का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है हमने। तो एक बार इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, और फिर वापस से घूम के इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जो थ्रू आउट आपके फिजिक्स में यूज होंगे, तो आगे जाके वे आ जाएंगे आपके पास। आप कुछ को करना चाहे तो कर सकते हैं, जितने आपके अभी तक आपने पढ़े हुए हैं वे मैं आपको दिखा चुका हूँ, शो कर चुका हूँ, ठीक है। लेट्स आगे चलते हैं आपके पास। अगर आपसे पूछे कि नंबर 18, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर करंट, तो करंट उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से था। तो करंट आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में था अगर, तो ये और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, मास लेंथ टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी खुद की यूनिट होती है, दैट इज एम्पियर, ठीक है। तो इसकी यूनिट होगी आपके पास एम्पियर, करंट की बताया था आपको, एम्पियर यूनिट होती है। चले आगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 19 पे बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, जो इधर क्यू लिखा था चार्ज, उसकी यूनिट। भाई चार्ज आपके पास किसी भी मास लेंथ टाइम के फॉर्म में चार्ज का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। चार्ज होता है आपके पास करंट इनटू टाइम, जो आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है वो आपका करंट बनाता है, करंट की मेजरमेंट देता है। तो ये फॉर्मूला होता था ना, यहाँ से चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, करंट इनटू टाइम के बराबर, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से चार्ज को करंट इनटू टाइम के बराबर लिख सकते हैं, और डायमेंशन वाइज लिखे तो करंट की यूनिट पता है आपको एम्पियर होती है, टाइम आपके पास सीधा सीधा टी होता है, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी दैट विल बी ए इंटू टी। ये आपके पास चार्ज की डायमेंशन आ गई। चार्ज की डायमेंशन को इसमें यूज करेंगे तो आप एप्सिलॉन नोट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट, ठीक है। जैसा ये किया था वैसे ये करना है, एप्सिलॉन नोट को एक साइड ले जाओ, बाकियों को एक साइड, फोर्स की पता है, डिस्टेंस की पता है, चार्ज की पता है, सब लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 20 पे हम चलते हैं। नंबर 20 पर चार्ज हो गया आपके पास। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये होता था कि बैटरी को किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क डन की यूनिट आपने अभी भी निकाली थी पीछे, ml²t-2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, और चार्ज की अभी भी पता है हमको a इंटू टी। यहाँ से इन सबको ऊपर वगैरह एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा ml², एक t ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 बनेगा, और -2 पहले से ही था तो t की पावर -3 हो गया,
और ये a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 21 में आपसे पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालेंगे तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको याद हो अगर 10th क्लास से, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता था, V = IR, है ना। ओम्स लॉ क्या होता था आपके पास, V = IR, वहां से निकाल दीजिए। यहाँ कर देता हूँ। ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है V = I/R, यहाँ से R किसके बराबर होएगा, V/I के बराबर, ठीक है। V क्या होता था, वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। I क्या है, करंट। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ, आगे चलेंगे फिर। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। ओम्स लॉ की भी आप ही निकाल लेंगे रेजिस्टेंस की ओम्स लॉ से। ओके, शायद 21 हो गई। तो अगर 22 पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको बोला गया एंगल की, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क/रेडियस। जैसे कोई सर्कल है तो उसका ये आर्क होगी L लेंथ की, उसकी रेडियस होगी R। तो जो ये थीटा होता है ये आर्क/रेडियस इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आर्क भी लेंथ ही होती है एक तरीके की, यूनिट मीटर में मेजर होगी, इतने मीटर की है। रेडियस भी मीटर में मेजर होती है। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, लेंथ/लेंथ। तो L/L लिखा हुआ है। L/L करेंगे तो ये कैसी क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। पर एंगल की यूनिट होती है आपके पास, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आई जिसकी यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है। तो ये थी हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपकी पावर रूट में चली जाए, किसी चीज़ में चली जाए, तो आप उसको लगा सकते हैं। रूट में आ गया तो पावर 1/2 कर देंगे, स्केयर आया तो पावर स्केयर कर देंगे, वो सब पावर आपको साथ लेके चलनी है, ठीक है। तो ये था आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। आपको अब किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आ जाए तो आई होप आप कर सकते हैं, अगर आप उसका फॉर्मूला पता है तो। चलिए अब इसी में आगे चलते हैं। जो होमवर्क में आपको दिया गया है इनको करके देख लेना। नेक्स्ट आपके पास आगे चलते हैं इसी के अंदर कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या यूज़ आ रहा है आपके पास। तो डायमेंशनल एनालिसिस के जनरली आपके पास सिलेबस में 3 यूजेज हैं। फर्स्ट आपके पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है ये चेक करना हो तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास इधर है यूनिट कन्वर्जन। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि MKS सिस्टम से या SI सिस्टम से CGS में जाना या FPS में जाना, है ना, या FPS से CGS में आना या CGS से MKS में जाना, ऐसा कन्वर्जन। तीसरा इसका आपके पास फॉर्मूला डेरिवेशन में, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आपके पास इसकी हेल्प से, ठीक है। तो आपके पास इसके 3 यूजेस बनते हैं। तो हम आज फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, और बाकी वालों पर फिर देखेंगे टाइम बचेगा तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है, उसकी करेक्टनेस आपको चेक करनी है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रिंसिपल इसके अंदर यूज होएगा, उस प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इन पे आएंगे धीरे धीरे। इस पर आने से पहले 2 चीज़ें हम सीख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है
कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला जो आपने लिखा है वो करेक्ट तभी होगा जब उसकी लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन इक्वल होंगी। जो भी लेफ्ट साइड में चीज़ लिखी है, फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, राइट साइड में जिसके वो इक्वेट करी गई है, अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं तो करेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर डायमेंशन दोनों साइड्स की इक्वल नहीं है तो आपके पास फॉर्मूला डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, दैट फॉर्मूला फॉर करेक्टनेस के लिए आपको क्या चेक करना है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड फॉर ए फॉर्मूला टू बी करेक्ट। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला डेफिनेटली गलत होगा। अगर ये आपके पास डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला जो है वो आपके पास रॉन्ग होगा, फॉर्मूला आपके पास गलत होएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल है तो चांस है कि आपके पास फॉर्मूला करेक्ट हो, पर ये गारंटी नहीं देता कि फॉर्मूला करेक्ट ही होगा। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन बराबर नहीं है तो 100% आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्मूला गलत है। अगर लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला गलत है डेफिनेटली। पर अगर वे इक्वल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि इक्वल अगर है तो फॉर्मूला करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता, फिर आपके पास और चीजों पर भी डिपेंड करेगा वो आपके पास, पर इनका इक्वल ना होना डेफिनेटली फॉर्मूला आपके पास गलत है। ठीक है, इफ ये अगर बात करता हूँ इसी को ऐसे लिख लेना, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, अगर ये इक्वल है देन फॉर्मूला जो आपके पास फॉर्मूला या इक्वेशन लिखा है, फॉर्मूला या इक्वेशन लिखा है मे और मे नॉट बी करेक्ट, मे और मे नॉट बी करेक्ट, करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता, उसके लिए आपके पास दूसरी चीज़ें भी मैटर करेंगी फिर। ठीक है, पर अगर इनका इक्वल नहीं होना है तो आपके पास डेफिनेटली फॉर्मूला आपके पास गलत होगा। तो एक चीज़ तो ये होगी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और यही यूज करेंगे करेक्टनेस चेक करने में। उसके अलावा एक चीज़ और जो हम है वो यूज कर लेते हैं, एक रिजल्ट और है। ठीक है, एक रिजल्ट कह लो या ऑब्जर्वेशन है एक, वो क्या बोलता है आपके पास, ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, गुणा भाग की बात नहीं कर रहा, जमा करने की और घटा करने की बात कर रहा हूं कि आपके पास बिल्कुल सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है और या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं मतलब कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि सेम टाइप की, जैसे लेंथ में आप लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ में आप मास को ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 6 फुट में 2 किलो जोड़ दूं तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 6 फुट में 2 किलो जोड़ दिया तो कितनी लेंथ हो जाएगी, ये कहीं पे सेंस बना रहा है, नहीं बना रहा। आप बोल सकते हैं कि 6 फुट में 4 फुट जोड़ दिया तो 10 फुट बन जाएगा, पर 6 फुट में 2 किलो जोड़ दिया तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। फुट लेंथ की यूनिट है, किलो मास की यूनिट है, तो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। इन द सेम वे 6 फुट में से 2 किलो घटाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हाँ, गुना हो सकती है, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला बना हुआ है, मास और एक्सेलरेशन को गुना किया है। ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, या आपके पास कोई भी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज गुना हो सकती है, भाग हो सकती है, पर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता अलग अलग बॉडी को। तो ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऐड, लेंथ में लेंथ जुड़ेगी, मास में मास जुड़ेगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा, लेंथ में मास नहीं जुड़ सकता आपके पास, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड होंगी। और ध्यान देना, अगर आप एल में लेंथ जोड़ते हो तो लेंथ ही आएगा, अगर आप लेंथ में से लेंथ घटाते हो तो भी लेंथ ही आने वाला है आपके पास। भाई 6 फुट में से 4 फुट घटाओगे तो 2 फुट ही तो आएगा, तो लेंथ ही तो आई, 2 फुट लेंथ ही तो है। 6 फुट में 4 फुट जोड़ोगे तो 10 फुट लेंथ ही तो आई है आपके पास, तो लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही आंसर आएगा, और लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो
भी लेंथ ही आएगा, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसका कई जगह पे हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई है आपके पास? एक बार मैं करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला पे फिर से इसके बाद आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इस रिजल्ट के बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, क्या करने जा रहा हूं मैं, इस पे करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला पे बाद में आऊंगा, उससे पहले मैं होमोजेनिटी और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि कैसे, क्या मतलब है मेरा इन सब चीजों से। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, एक इक्वेशन ऐसी दे रखी है आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको बता रखा है कि जो ये P लिखा है ये तो आपके पास प्रेशर है, P इज द प्रेशर। जो V लिखा है ये कैपिटल V, ये आपके पास वॉल्यूम को शो कर रहा है, V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर। जो कैपिटल T लिखा है वो आपके पास टेम्परेचर है, और जो कैपिटल R लिखा है ये आपके पास रियल गैस कांस्टेंट होता है, रियल गैस कांस्टेंट। ये आपके पास इक्वेशन होती है वंडरवाल गैस इक्वेशन। ठीक है, गैसेस की एक इक्वेशन होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे जब आप आगे जाएंगे तो। ठीक है, केमिस्ट्री में रियल गैसेस और आइडियल गैसेस पढ़ेंगे तो ये आप वहाँ पर ये इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। ऑलराइट, ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए और बी, कि ए और बी की डायमेंशन क्या होगी, ये मेरे को बता दो। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी की डायमेंशन क्या होगी ये पूछा गया है आपसे, तो सोल्व करें। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। ऑलराइट, यहाँ पे बोला कि P प्रेशर है, V आपके पास वॉल्यूम है, ऐसा ही इधर बोला V वॉल्यूम है। ठीक है, आप यूज करेंगे अभी भी जो मैंने आपको मेथड बताया था, एक रिजल्ट या एक ऑब्जर्वेशन आपको बताया था कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक ही जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यूजिंग दैट रिजल्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर में कोई टर्म ऐड हो रही है, तो प्रेशर में कैसी टर्म ऐड की जा सकती है, प्रेशर जैसी ही सेम टाइप को फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड किया जा सकता है, प्रेशर में और कुछ ऐड नहीं हो सकता, जैसे लेंथ में लेंथ ऐड होता है। तो आप उस रिजल्ट से ये बोल सकते हैं कि जो A/V² होगा ना, ये आपको प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। A/V² रिप्रेजेंट्स प्रेशर। उस रिजल्ट से आप बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर को ही ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, वहां तो कुछ है ही नहीं, उधर कुछ निकालना ही नहीं, ए बी दोनों इसी तरफ है तो इस साइड आते हैं। यहाँ वॉल्यूम में से कुछ घट रहा है तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही घटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है और किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं। तो उस रिजल्ट के हिसाब से आप बोल देंगे कि जो बी होगा ये आपके पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम घट सकती है तो बी जो है वो वॉल्यूम टाइप की रही होगी, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो डायमेंशन पूछी थी, बी का तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन L³ होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट होता है जब लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन सेम होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लेफ्ट की डायमेंशन लिख लेते हैं, राइट की डायमेंशन लिख लेते हैं, वहां से ए की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। ऊपर ए है, इसकी तो निकालनी है। V², V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है L³ और इसका स्केयर भी है तो स्केयर लगाएंगे। राइट साइड आपके पास प्रेशर लिखा है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको याद हो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है MLT-2 और नीचे एरिया, एरिया की होती है आपके पास L², MLT-2 और L²। ए को यही रख लो, बाकी सब को इधर उधर ले जाओ और सोल्व कर लो। तो आपके पास ए आएगा MLT-2 और इस L की पावर 6 को उधर ले जाओ, L की पावर 6 और नीचे लिखा है आपके पास L²। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दीजिए। तो देखिए ये L² है, ये 6 पावर है तो 4 बच गई, एक ये है तो ML की पावर 5 T की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ A एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। B क्लियरली रिप्रेजेंट वॉल्यूम, A का आपको नहीं पता तो कोई नहीं, रहने दो, पता नहीं, डायमेंशन निकालना बोला गया है तो आपने डायमेंशन निकाल दी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपके सेकंड पे चलते हैं तो क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट ये है आपके पास, P = B - x² / AT, वेयर P इज द पावर, P पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक्स डिस्टेंस को और टी टाइम को, तो ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, पी आपका पावर है, टी टाइम है और एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, फिर से वही दो मेथड लगाएंगे, आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। सॉरी। तो देखिए, ए तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी करी जा सकती है, तो आप इसको देख के नहीं बोल सकते कि ए टाइम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए कुछ भी डायमेंशन रख सकता है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। ऊपर वाले बी माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स का स्क्वायर है, मतलब कि लेंथ का स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो द सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन रहेगी वही बी की डायमेंशन रहेगी। इसको देख के आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास बी है इसकी डायमेंशंस वही रहेंगी जो आपके पास एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है, और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है लेंथ का स्क्वायर। तो बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो आपने उस फॉर्मूले से कर दिया कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट आप बोलेंगे ए का भी निकालना है, भी आपको ऊपर की टर्म का तो आ गया। नेक्स्ट आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है तो मतलब करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशंस बराबर रहेंगी। लेफ्ट में कौन लिखा है, प्रेशर पावर लिखा हुआ है, और राइट में ये सब लिखा हुआ है, तो इनको करते हैं। लेफ्ट में पावर है, ठीक है, पावर तो आप बोलते हैं कि लेफ्ट की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड डायमेंशन। ठीक है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। लेफ्ट में कौन आपके पास, पावर, तो पावर की डायमेंशन लिख देते हैं डायरेक्टली। पावर क्या होता है आपके पास, देखिए डायमेंशन निकाल लेते हैं। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे एक टाइम और है, इनको आप लेके जाएंगे तो ये बनेगा ml स्क्वायर टी माइनस 3। तो पावर की आ गई आपके पास ml स्क्वायर टी माइनस 3, ये आ गई लेफ्ट की डायमेंशन। बी की यूनिट हम निकाल चुके हैं, कितनी है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की भी निकाल चुके हैं, एल का स्क्वायर डिस्टेंस ही है। नीचे ए की मेरे को पता नहीं, टाइम की मेरे को पता है टी है, तो डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। इसी को कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड एज इट इज रखो, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घट रहा है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही आएगा आपके पास, वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। लेंथ से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही आएगा, 6 फुट में से 4 फुट घटाएंगे तो 2 फुट ही आएगा आपके पास। तो लेंथ में से लेंथ घटता है तो लेंथ ही आएगा। इसी तरीके से एरिया में से एरिया घटाते हैं तो एरिया ही आता है। ठीक है, तो आपके पास जो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आपके पास एल स्क्वायर ही निकल के आएगा। नीचे ए बचा है, इधर टाइम बचा है, और लेफ्ट में तो जो था वो था ही। आपको ए निकालना है, ए को उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, ए को उस साइड लेके जाओ। इधर क्या बचा आपके पास, एल स्क्वायर, इस टी को ऊपर ले जाना चाहो तो ले जाओ, टी की पावर माइनस 1, और नीचे ये क्वांटिटी जाएगी जो कि है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। आपको बस इसको सोल्व करना है। एम को ऊपर लेके गए तो एम की पावर -1 बन गई, एल स्क्वायर नीचे, एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो एल तो आपके पास 0 हो गया। टाइम की बात करें -3 ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगा, +3, ये -1 है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो टी की पावर 2 बन जाएगा ये आपके पास। तो m-1 टी स्क्वायर, ये आपके पास ए की यूनिट आ गई। ए ये आ गया, बी आपके पास ये आ गया था, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड डी। क्लियर है बात, ठीक है, पी पावर था यहाँ पे। तो इस तरीके से उन दो रिजल्ट्स का यूज करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, डायमेंशन पहचान सकते हैं, आगे तक यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन। यहाँ पे अब की बार P जो है प्रेशर को शो कर रहा है, T इज द टाइम, X इज द डिस्टेंस, वही आपको A और B की डायमेंशन निकालनी है, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट ये है, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम। आपको a, b, c और d की डायमेंशंस निकालनी है। और ये उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास f फोर्स है, x फिर से डिस्टेंस है,
और टी टाइम है, यहाँ पर भी ए और बी के डायमेंशन निकालनी है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास लेफ्ट में लिखा है वेलोसिटी और राइट में वैसे आपको पता है कि टी इज़ द टाइम, ठीक है, टी इज़ द टाइम। तो आपको डायमेंशन निकालनी है ए बी सी और डी की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जमा या घटा वाले ढूंढते हैं, वहाँ से निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ से देखिए इधर पहले इस वाले को सोल्व करते हैं। ये लिखा है डी प्लस टी, डी प्लस टी। अगर ये डी प्लस टी लिखा हुआ है तो मतलब कि टी इज द टाइम, टाइम में कोई चीज जोड़ी गई है। और आपको पता है कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो टाइम में टाइम को ही ऐड किया जा सकता है। तो ये जो डी लिखा हुआ है ये जरूर टाइम टाइप का रहा होगा, इसकी डायमेंशन टाइम की रही होगी, तभी टाइम को टाइम में जोड़ा गया होगा। तो इसको देखते ही आप बोलेंगे ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। सो जो आपके पास डायमेंशन ऑफ डी है वो आपके पास टाइम के बराबर रही होगी। जो डायमेंशन ऑफ डी है वो आपके पास टाइम के बराबर रही होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एडिड, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है और लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन आपके पास बराबर रहेंगी, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। अगर लेफ्ट में वेलोसिटी लिखा है तो राइट में भी सब वेलोसिटी लिखा होगा, ठीक है। लेफ्ट में वेलोसिटी लिखी है तो राइट में भी सब वेलोसिटी रहेगी। अब देखिए इस टर्म में ये कुछ ऐड हुआ, पता नहीं इसकी कोई क्या डायमेंशन है, इसमें इसको ऐड किया, पता नहीं इसकी क्या डायमेंशन है, इसमें इसको ऐड किया, पर सबको जुड़ के आना चाहिए वेलोसिटी। और अब इस ये टर्म आपके पास वेलोसिटी टाइप की रही होगी, वेलोसिटी में ये भी वेलोसिटी टाइप की रही होगी, ये टर्म भी वेलोसिटी टाइप की रही होगी, तभी वेलोसिटी में वेलोसिटी वेलोसिटी जोड़ी तो फाइनली आंसर आपके पास वेलोसिटी टाइप का ही आया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अगर आपके पास वेलोसिटी है तो राइट साइड भी जो डायमेंशन रखती होगी वो वेलोसिटी की ही रखती होगी, क्योंकि बीच में हर जगह प्लस का साइन आ रहा है। तो आपको पता है सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं। तो अगर इस ए को आप टाइम ले लेते, सपोज करो ए की कुछ और यूनिट ले लेते, ये एक्सेलरेशन है या और कुछ है, तो एक्सेलरेशन में कुछ भी जोड़ लो वेलोसिटी नहीं बनेगा फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही जुड़ सकती है, ठीक है। ये टाइम ले लेते तो टाइम में टाइम ही जुड़ सकता है और कुछ नहीं जुड़ेगा। या आपके पास और कुछ ले लेते, फोर्स ले लेते तो फोर्स में फोर्स ही जुड़ सकता है और कुछ नहीं जुड़ेगा। तो अगर और कुछ नहीं जुड़ेगा तो आंसर वेलोसिटी कैसे आ जाएगा भाई? आप एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही जोड़ सकते तो उनका सम वेलोसिटी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये टर्म वेलोसिटी टाइप की रही होगी, तभी वेलोसिटी में ये भी वेलोसिटी रही होगी, ये भी वेलोसिटी रही होगी, तभी जुड़ के सब वेलोसिटी के बराबर आए हैं। तो यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि जो ए है ये आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी और वेलोसिटी की यूनिट होती है आपके पास LT-1। सॉरी, ठीक है, वेलोसिटी का हो गया। इसी तरीके से जो B इंटू टी है ये भी आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। जो आपके पास C अपॉन डी प्लस टी लिखा है ये भी आपका वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ से BT की बात करूं तो B टाइम की यूनिट आपको पता है, डायमेंशन पता है T, और वेलोसिटी की पता है LT-1। इस T को उधर ले जाओ तो B की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी L, एक नीचे T जाएगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो LT-2। ये आपको एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइम को नीचे ले जाओ फिर ऊपर ले जाके लिखेंगे तो T⁻²। सेम वे इधर C की निकालनी है, D की आप निकाल चुके हो, टाइम टाइप की है, ये T तो टाइम है ही, और इधर वेलोसिटी है जो कि LT-1 होता है। C सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती है और टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो आपके पास टाइम ही आएगा, और इधर क्या है LT-1। तो C की डायमेंशंस आपके पास LT-, इस T को डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो ये तो कटी गया आपके पास, तो L रह गई आपके पास। तो आपसे पूछे कि ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे D तो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, A रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, B रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, और C रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। डायमेंशन देख के बता सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास होमवर्क में है, इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
ठीक है, ये था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर मेथड आपको सिखा दिया गया है, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। ठीक है, अब चलते हैं आपके करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला की ओर। तब तक मैं रिफिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम आपके पास चलते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि कोई फॉर्मूला आपको दे देंगे और आपको ये चेक करना है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब उसकी लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन बराबर होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बस आपको लेफ्ट की डायमेंशन और राइट की डायमेंशन चेक करना है, इक्वल आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो गलत है। ठीक है, डेफिनेटली गलत है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है। तो इजी से लेके चलते हैं और थोड़ा सा बेकार तक लेके चलते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं, मतलब मुश्किल तो कुछ होगा ही नहीं, सब आसान ही है। जैसे कि आपको दे दिया s = ut + ½ at²। ठीक है, चेक कर दीजिएगा करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, लेफ्ट साइड आपका डिस्टेंस शो कर रहा होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए। u वेलोसिटी होती है, t टाइम होता है, a एक्सेलरेशन होता है। तो इस फॉर्मूले में आपको वो बताएंगे फॉर्मूला देने के बाद कि s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, u वेलोसिटी को, t टाइम को, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चेक कीजिए क्या ये फॉर्मूला ठीक है या गलत है। तो लेट्स चेक कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट साइड की डायमेंशन। लेफ्ट साइड आपके पास कौन लिखा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन होती है लेंथ वाली, तो इसको लिख दिया आपने l से। अब आप राइट साइड की चेक करते हैं। राइट साइड में आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो सम की टर्म में लिखा हुआ है ½ at²। इस तरीके से अगर आप ut की बात करें, या तो अलग से निकाल लीजिए या एक साथ ही निकाल लीजिए। ut, u इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। ये t इज द टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है t। यहाँ पे प्लस का साइन आया तो प्लस का साइन लगा दिया। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये आपके पास एक कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दीजिएगा। एक्सेलरेशन की होती है lt-2 और टाइम की होगी t और इसका स्क्वायर भी है तो इधर स्क्वायर लगा दिया आपने। ठीक है, ये सब डायमेंशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ऑलराइट, ये नहीं है तो फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा आपके पास, देखिए lt-1 और एक t, बेस सेम आपके पास l। ठीक है, प्लस इसको पूरा सोल्व कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे lt-2, ये t+2, बेस सेम तो पावर ऐड, तो -2 + 2 कैंसिल, यहाँ पे भी कितना बच गया l। और आप सभी को पता है l + l, लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास, लेंथ के ही बराबर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी l के बराबर थी, राइट हैंड साइड भी l के बराबर आ गई, तो फॉर्मूला करेक्ट है। दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, पढ़ के आए हैं आप ये 9th क्लास में, तो करेक्ट ही होगा। नंबर 7 इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, v = u + at। नंबर 8 भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है आपके पास, v² - u² = 2as। ठीक है, इन दोनों को आपको होमवर्क में चेक करना है। चेक कीजिएगा कि लेफ्ट की डायमेंशन या राइट की डायमेंशन बराबर आ रही है या नहीं। आपके पास v भी वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस है। ठीक है, v और u दोनों वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है और t टाइम है। तो करके देख लेना, ठीक है, होमवर्क में। नंबर 9 की तरफ चलते हैं आपके पास, नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 की तरफ चलेंगे भाई। आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, एक रस्सी से एक छोटा सा मास लटका दिया, इसको इधर ले जाके छोड़ देंगे तो ये ऐसा ऑसिलेट करता है जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। ठीक है, तो कुछ l लेंथ की रस्सी है, कुछ m मास यहाँ पे लटका होता है, इस तरीके से रहता है। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो कुछ मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 1/2π √ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टाइप का मैंने फॉर्मूला लग दिया, तो ये आपको चेक करना है कि ठीक है या नहीं। सॉरी, इसको g/l कर लेते हैं, सपोज करो। ठीक है, इसको g/l कर लेते हैं और आपसे बोला गया चेक कीजिए कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड टाइम लिखा है तो टाइम की डायमेंशन आपके पास t के बराबर। ठीक है, तो लेफ्ट की डायमेंशन आ गई। राइट साइड की डायमेंशंस की बात करते हैं।
1/2 पाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं है, प्योर नंबर है। तो आपके पास बचा √g/l, ये बचा है √g/l। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है LT-2 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या है लेंथ, ये हो गया l। इसको और इसको सोल्व करेंगे तो लेंथ और लेंथ तो कैंसिल आउट होगी, ये बचा √T⁻², और जब इसका रूट लेंगे, रूट क्या होता है 1/2 पावर, मतलब कि T-2 की पावर 1/2 आपको करना है, तो ये आपके पास T⁻1 बच जाएगा। T⁻1 कितना होता है 1/T। लेफ्ट साइड आपके पास T थी, राइट साइड 1/T है, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपके पास रोंग है। अगर लेफ्ट की डायमेंशन राइट की डायमेंशन के बराबर नहीं आई तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आंसर आपका डेफिनेटली रोंग बनने वाला है। ठीक है, अब अगर ये L/G होता, अगर आपके पास 1/2 पाई √L/G टाइम के बराबर दे रखा होता तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको होमवर्क में आप चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट बनेगा या नहीं। वैसे दिख रहा है कि ये उलट दिए तो आंसर भी उलट जाएगा, ये 1/T आपका T के बराबर आएगा तो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक और कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे, आगे नहीं मतलब इसको बंद करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे आपको दे दिया भाई कि क्वेश्चन नंबर 11 में H = I²RT। H हीट है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। तो H क्या है हीट, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस और T क्या है आपके पास टाइम। किसी वायर में T टाइम के लिए करंट दे दिया I, तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है I²RT से, जूल हीटिंग लॉ। ये वैसे तो करेक्ट ही है पर आपको इसको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपके पास, चलिए इसको भी होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसको भी होमवर्क में कर लीजिए, वरना चलो मैं ये कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला होमवर्क में कर लेना। लेफ्ट साइड आपके पास हीट लिखी है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी को वर्क डन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्क डन की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। वर्क डन को निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो इसकी यूनिट होती है mL²T-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चेक कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है mL/T-2, डिस्प्लेसमेंट की होती है L, तो mL²T-2 वही आ गया। ठीक है, बात करते हैं अगर आपके पास राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में आपके पास करंट का स्केयर बना हुआ है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास करंट का स्केयर बना हुआ है, तो करंट का स्केयर मतलब एम्पियर स्केयर आपको दे रहा है। करंट का स्केयर क्या दे रहा है, एम्पियर स्केयर। ओके, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला, एम्पियर स्केयर बन रहा है। ठीक है, ऐसे रखिए। अच्छा, आपके पास इसके साथ रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ से आइए, V = IR, यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता था V/I। ठीक है, एक बार निकाल लेता हूँ मैं अलग से। ठीक है, आप अलग से निकाल लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। जो V होता था वो होता था वर्क डन अपॉन चार्ज इनटू में करंट। ठीक है, वर्क डन की यूनिट आपके पास mL²T-2 होती है, ये अलग से कर रहा हूँ मैं रफ में, डिवाइडेड बाई चार्ज की होती है करंट इनटू टाइम, और एक करंट और है, तो आपके पास रेजिस्टेंस का बनेगा mL²T-3 और A-2, ये आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई। और लास्ट आपके पास टाइम, टाइम की यूनिट आपके पास T के बराबर होगी। ठीक है, ये आपके पास I² आ गया, ये R आ गया, ये आपके पास टाइम आ गया। इन तीनों की गुणा है राइट हैंड साइड में, तो आपके पास राइट हैंड साइड जो कि बना था I²RT, इसको चेक करें तो I² क्या है, इसको एम्पियर का स्केयर, एम्पियर का स्केयर है। रेजिस्टेंस क्या है mL²T-3 A-2, और टाइम क्या है T के बराबर। ठीक है, A² और A⁻2 कैंसिल हो गई, बचा आपके पास M बच गया, L बच गया, T-3 और T⁻1 बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये आपके पास T⁻2 बचेगा। mL²T-2 इज द राइट हैंड साइड, mL²-2 इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो फॉर्मूला आपके पास करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला था। लास्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होमवर्क में है। ठीक है,
क्वेश्चन 12 क्या है आपके पास, टाइम पीरियड है 1/2 अंडर रूट m/k के बराबर। ठीक है, ये आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड है। जैसे आपके पास एक बेस से ऐसा एक स्प्रिंग लगा दिया और उससे एक मास लगा दिया m, इस मास को इधर खींच के छोड़ते हैं तो ये इधर इधर ऑसिलेट करता है। तो उसमें जो एक ऑसिलेशन पूरी करने में, एक चक्कर काटने में जो टाइम लगाता है उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वेयर m इज द मास, m इसमें क्या है मास, और जो k है वो आपके पास ये होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और t क्या है इधर टाइम। तो आपको चेक करना है वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नोट होमवर्क में। ठीक है, बाद में इसको k/m करके भी चेक कर सकते हैं, m/k करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, नंबर 12। एक चीज चेक कीजिए, जो ये फॉर्मूला चेक किया हमने आया था इनकरेक्ट, तो अगर इसको मैं उलट दूंगा, एल ऊपर ले लूंगा, जी नीचे ले लूंगा, तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ध्यान देना, मैं इधर चाहे 4π लिखूं, चाहे 10π लिखूं, चाहे 365 लिखूं, चाहे 1000 लिखूं, कुछ भी लिख लूं, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसकी डायमेंशन तो कहीं आ ही नहीं रही इस फॉर्मूले में। इसको तो आप नेगलेक्ट कर रहे हो ना कि भाई ये तो कॉन्स्टेंट है, इसकी डायमेंशन होती ही नहीं। तो आप इसको चाहे ये लिख लेता तब भी करेक्ट आता है, या अगर वो वाला होता 2π लिख लो तो 1000π लिख लो, कुछ लिख लो, करेक्ट ही आता। तो मतलब कि इस कॉन्स्टेंट पे ये फॉर्मूला आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, डायमेंशनली तो करेक्ट दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड के साइड के डायमेंशन के बराबर है। पर आप इधर 1000 भी लिख देते तब भी ये यही आता कि फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लेफ्ट की डायमेंशन राइट का डायमेंशन इक्वल होना ये गारंटी नहीं देता है कि आपके पास इक्वेशन जो है वो करेक्ट ही है। इक्वेशन में और मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है, इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि वो डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स पे भी। 1/2π करेक्ट है, 1/1000π करेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल पूछूं मैं आपसे, काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², आप इसको निकालेंगे तो ठीक आंसर आएगा। आप 1/16 mv² निकालेंगे तो भी ठीक आएगा। आप 3/8 mv² को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो भी करेक्ट ही फॉर्मूला आएगा। वैसे तो आपको पता है बस ये वाला ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला इन दोनों को भी करेक्ट बताएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला करेक्ट ही है। दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट, वो डिपेंड करेगा फिर कांस्टेंट कौन से वाला है, एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वे कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।